हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक व्याकरण साहित्य। ठीक है, तो समास के बारे में जानेंगे। समास संस्कृतिकरण को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को भी समास कहते हैं। और इनके कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, एक संधि होता है कि दो वर्णों के मेल को कहते हैं। तो जहाँ पर वर्ण रहेंगे वहाँ पर संधि, और जहाँ पर शब्द रहेंगे वहाँ पर समास हो जाएगा। ठीक है, तो पहला समास क्या है? द्वंद्व समास। दूसरा है द्विगु, तीसरा है तत्पुरुष, और चौथा है कर्मधारय, पांचवा है अव्ययीभाव, और छठा क्या है? बहुब्रीहि समास। तो ये हमारे 6 क्या होते हैं? समास होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, पहला ही द्वंद्व समास का डेफिनेशन देखेंगे। जिस समास में पूर्व पद, पूर्व माने पहला पद, और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, मतलब कि दोनों पद इसके क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, वो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, द्वंद्व समास की ट्रिक क्या है? द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का क्या होता है? लोप होता है। ठीक है, दूसरी ट्रिक इसकी क्या है कि द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है ना। क्या होता है? एक तो योजक चिन्ह आता है और दूसरा क्या रहता है? और रहता है। विग्रह करने पर क्या होता है? और शब्द लग जाता है। ठीक है, किसमें? द्वंद्व समास में। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एक तो ट्रिक है हमारी योजक चिन्ह के द्वारा पहचानने की, और दूसरी ट्रिक हमारी क्या है? तो दूसरी है हमारी और के द्वारा पहचानने की। ठीक है, इन शब्दों में क्या लगा रहता है? जैसे माता, पिता, भाई, बहन, है ना। तो भाई बहन सब में योजक चिन्ह लगा रहता है ना। जैसे शब्दयुग्म वाले चिन्ह होते हैं, अधिकतर शब्दयुग्म वाले जो चिन्ह होते हैं वो भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास हमें पहचानने के लिए बहुत ही क्या है? आसान है, क्योंकि अधिकतम शब्दों में द्वंद्व समास में क्या लगा रहता है? योजक चिन्ह लगा रहता है। ओके, तो योजक चिन्ह लगे रहने से भी हम, अगर हमें हमारी समझ में नहीं आता है तो हम द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। ओके, अगर योजक चिन्ह नहीं है तो और भी लगा रहेगा विग्रह करने पर। जैसे कि यहाँ पर देखो, राम और सीता ना, तो राम सीता में योजक चिन्ह लगाया हमने। ठीक है, हमने योजक चिन्ह लगाया और हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? राम और सीता। यहाँ पर कुछ उदाहरण है। क्या है? पहला माता पिता, है ना। तो विग्रह हमने किया तो क्या हो गया? माता और पिता। ये द्वंद्व हो गया, है ना। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। पाप पूर्ण, है ना, तो पाप और पूर्ण। दुख सुख है, तो दुख और सुख है ना। तो सब में देखो योजक चिन्ह आया है। ओके, हर शब्द में योजक चिन्ह आया है, और हर विग्रह में हमारे और लगा हुआ है। हर विग्रह में और शब्द लगा हुआ है, और हर शब्द के साथ में योजक चिन्ह भी लगा है ना। यहाँ पर देखो, माता पिता, राम कृष्ण, भाई बहन, पाप पूर्ण और दुख सुख, सब में हमारा योजक चिन्ह आया है। ओके, तो जितने भी शब्द योजक चिन्ह वाले रहेंगे ये हमारे क्या रहेंगे? द्वंद्व समास होंगे। अगर आ जाए दिन दिन, है ना, तो दिन दिन नहीं होगा। ठीक है, दिन दिन नहीं होगा, तब वो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास होगा। दिन दिन, रात रात, ये अव्ययीभाव समास में आता है। ठीक है, द्विगु समास। ओके, दूसरा है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व, पूर्व माने पहला, ठीक है, संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। मतलब कि जो पहला शब्द रहेगा हमारा संख्यावाचक रहेगा, मतलब कि संख्या का बोध कराएगा। द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती, मतलब कि वो प्रधान होता है। संख्या जो होती है वो प्रधान रहती है। जैसे यहाँ लिखा है नवरत्न, है ना, तो 9 किसका बोध करा रहा है? 9 संख्या का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? 9 संख्या का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है? देखो, 9 संख्या का बोध कराया, 9 रत्नों का समूह, है ना। यहाँ पर सप्तदीप, 7 दीपों का समूह, मतलब कि 7 संख्या का बोध कराया। यहाँ पर त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब कि 3 भुवनों का बोध कराया। सप्त मंजिल, तो सप्त माने कि 7 मंजिलों का समूह, है ना। 7 मंजिली कोई इमारत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा कर्मधारय। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। ओके, और इसमें ट्रिक क्या है हमारी? विशेषता बताने वाले समास को, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर है काली मिर्च, तो काली क्या है? हमारा विशेषण है, और मिर्च है उसकी क्या बता रहा है?
विशेषता को, मतलब कि काली क्या कैसी है, मिर्च काली है, ठीक है। तो काली की विशेषता को बता रहा है कि मिर्च काली है, और मिर्च क्या है, विशेष हो गई, ठीक है। मिर्च क्या हो गई, विशेष हो गई। काली है जो मिर्च, है ना, विग्रह करेंगे काली है जो मिर्च, ओके। तो यहाँ पर काली है जो मिर्च, तो काली जो काला रंग है उसका, उसकी विशेषता को बता रहा है कि ये रंग क्या है, काला है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 9 रत्न, तो 9 संख्या को बता रहा है ना, यहाँ पे 9 संख्या को यहाँ पे बता रहा है ना। यही बात उसमें भी है कि पहला पद ही उसका विशेषण है। यहाँ पर काली मिर्च क्या है, काली काले रंग की विशेषता को बता रहा है। काली मिर्च में काले रंग की विशेषता को बता रहा है, ओके। इसलिए यहाँ पर काली है जो मिर्च, मिर्च वो कैसी है, काली है, और मिर्च क्या है, विशेष से है। तो यहाँ पर काली मिर्च की विशेषता से यहाँ पर काले रंग की विशेषता बताई जा रही है, किसमें, काली मिर्च में, ओके। नेक्स्ट है हमारा नील कमल, है ना, नीला है जो कमल, कमल का फूल है और बोल रहा कि नील कमल। तो नील कमल में क्या है, यहाँ पर जो कारक चिन्ह है वो लुप्त है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा नीला है जो कमल, कमल का फूल है जो वो क्या है, नीला है, ठीक है। यहाँ पर नीले रंग की विशेषता बताई जा रही है, किसमें, कमल के फूल में, ओके। तो यहाँ पर नील कमल का मतलब हो गया नीला है जो कमल, और नीले रंग की विशेषता को यहाँ पर बताया जा रहा है कि नीले रंग का वो कमल का फूल है, ओके। नेक्स्ट है हमारा पीतांबर। तो पीतांबर, ये इसमें 2 समास होते हैं पीतांबर में, ठीक है। तो पीत है अंबर जिसका, तो ये गलत है, ठीक है, ये बहुब्रीहि में आएगा, ये टाइपिंग हो गया थोड़ा मिस्टेक, ठीक है। तो ये बहुब्रीहि में आएगा, पीला है जिसका अंबर, मतलब कि भगवान शिव। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व माने पहला, ओके, पूर्व माने पहला, अव्यय हो और अव्ययी भाव समास कहलाता है, वही अव्ययी भाव। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अव्यय लगे शब्द आते हैं, ठीक है। ट्रिक इसकी क्या है, तो प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द, कैसा, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव कहलाता है ना। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द क्या कहलाता है, अव्ययी भाव कहलाता है। जैसे यथा स्थान, यथा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है ना, जो यथा शब्द है वो हमारा अव्यय है, ठीक है। तो यथा स्थान मतलब कि स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार। आजीवन, आजीवन में क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ उपसर्ग लगा है, तो जीवन भर, ठीक है, विग्रह करेंगे जीवन भर। प्रतिदिन, प्रतिदिन में भी प्रति उपसर्ग लगा है, तो प्रत्येक दिन, ठीक है। यथा समय, समय के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर जो यथा है ये हमारा अव्यय है, लेकिन प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन में उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको, इस ट्रिक से हम लोग पहचानेंगे कि इसमें अव्यय लगा रहेगा और उपसर्ग लगा रहेगा, किसमें, अव्ययी भाव समास में, ठीक है। यहाँ पर है रात रात और दिन दिन, तो रात रात दिन दिन में मतलब कि रातों रात का विग्रह है रात रात, और दिनों दिन का विग्रह है दिन दिन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, द्वंद्व समास नहीं लगाना है रातों रात और दिनों दिन में, ठीक है। यहाँ पर रात रात होगा, किसमें, अव्ययी भाव समास में, ओके। तो यहाँ पर ट्रिक से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि एक तो इसमें अव्यय होता है, दूसरा उपसर्ग होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। हमें इसके शब्दों का रट्टा नहीं मारना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में एक तो अव्यय आता है और दूसरा उपसर्ग आता है। तो अव्यय भी पहले लगा रहता है शब्द के, और उपसर्ग भी शब्द के पहले ही लगा रहता है ना। और पूर्व पद क्या होता है, अव्यय, मतलब पूर्व माने पहला, पहला पद जो है वो अव्यय ही रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से, मतलब दोनों पदों के द्वारा एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, मतलब कि कोई तीसरा अर्थ क्या होता है, निकलता है। जैसे कि उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा है दशानन, है ना।
तो 10 मुख हैं जिसके, 10 मुख हैं जिसके अर्थात किसके हैं, किसके हैं 10 मुख, तो रावण के हैं। किसके हैं 10 मुख, तो रावण के 10 मुख हैं। ओके, तो अर्थात रावण, रावण यहाँ पर तीसरा अर्थ निकला हुआ है। ठीक है, रावण जो है तीसरा अर्थ निकला हुआ है। ओके, तो दशानन मतलब कि 10 मुख है जिसके, वो है कौन, रावण है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन है, शिव जी, है ना। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, कौन है, गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात कौन गिरि को धारण किए थे। गिरि माने क्या होता है, पर्वत ना, और धर माने धारण करने वाला, है ना। गिरि माने पर्वत और धर माने धारण करने वाला, तो कौन थे, श्री कृष्ण। अब नेक्स्ट आता है हमारा तत्पुरुष समास आता है। ओके, नेक्स्ट कौन आता है, तत्पुरुष समास आता है। जिस समास में पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं ना। जैसे आप लोग कारक पढ़ते हो ना, तो इसमें 6 विभक्तियां लगती हैं। कारक हमारे 8 हैं, लेकिन यहाँ पर 6 समास के हिसाब से 6 विभक्तियों का ये क्या है, तत्पुरुष समास में 6 विभक्तियों में कारक बनता है। तो पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, और तीसरा है संप्रदान, और चौथा है अपादान, पांचवा है संबंध, और छठा क्या है, अधिकरण। ठीक है, ये विभक्तियां लगती हैं किसके साथ में, तत्पुरुष समास के साथ में, है ना। ये कारक विभक्तियां लगाई जाती हैं किसके, तत्पुरुष समास के साथ में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसके से देखेंगे। जैसे रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त, है ना। तो रोग से मुक्त हुआ तो अपादान हो गया, है ना। तो अपादान हो गया, रोग से छुटकारा मिल गया उसे। जैसे यहाँ पर है पहला कर्म तत्पुरुष, है ना। तो इसकी ट्रिक क्या है, को का लोप होता है। इसकी इन शब्दों में को लगा रहता है। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, है ना। गिराहकट, है ना। तो गिराहकट, गिराह को काटने वाला, मतलब कि गिराह को काटने वाला, जो जेब वगैरह काट लेते हैं ना। करण तत्पुरुष, ट्रिक क्या है, जहां करण चिन्ह का लोप हो, है ना। जैसे कि जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। गुणहीन, गुण से हीन, मतलब कि गुण से क्या है, वो गुण से हीन है, उसके पास कोई गुण नहीं है। और यहाँ पर जन्मजात मतलब कि जन्म से उत्पन्न, जो जन्म से साथ में शरीर में आती है चीजें, वो होती हैं जन्म से उत्पन्न। नेक्स्ट क्या है, संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, मतलब कि संप्रदान कारक लगे। हथकड़ी, है ना। तो हथकड़ी है, हाथ के लिए कड़ी, है ना। यहाँ पर के लिए चिन्ह लग गया, के लिए कारक चिन्ह यहाँ पर लग चुका है किसमें, हथकड़ी में। के लिए कारक चिन्ह लग चुका है हथकड़ी में। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, है ना। सत्य के लिए आग्रह करना। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, जो युद्ध की भूमि होती है उसे कहते हैं युद्ध के लिए भूमि, है ना। अपादान कारक में क्या होता है, जहां अपादान कारक का चिन्ह इसमें भी लोप हो जाता है और इसमें अलग होने की बात होती है, किसमें, अपादान कारक में। तो धनहीन मतलब कि धन से हीन, उसके पास कोई धन नहीं है। ठीक है, उसके पास कोई धन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर करण का भी से चिन्ह है और इसका भी से चिन्ह है, लेकिन करण में से द्वारा क्रिया होती है, इसमें से द्वारा अलग होने की बात होती है, किसमें, अपादान में। नेक्स्ट है हमारा संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे कि प्रेम सागर, प्रेम का सागर, इसका काकी के नानी ने सासी से रारी रे, यही होता है क्या, चिन्ह, किसका, संबंध कारक का। तो प्रेम सागर, प्रेम का सागर, है ना, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या, दिन कैसा रहा। भारत रत्न, भारत का रत्न, है ना, भारत का रत्न। तो यहाँ पर सब में संबंध स्थापित हो रहा है, भारत और भारत के रत्न का हो रहा। यहाँ पर प्रेम के सागर का संबंध स्थापित हो रहा है, दिनचर्या का स्थापित हो रहा। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, ट्रिक क्या है, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो। ठीक है, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे नीति गुण, नीति में निपुण, है ना, नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्म